ठीक है जैन, मैं बताती हूँ पैशन का हम कैसे पता चलाते हैं। अब आपने पूछा कि रैशनैलिटी क्या होती है। इरेशनल बिलीफ हमारा एक रॉन्ग फिक्स्ड बिलीफ है, यानी कि एक इंसान जो एक गलत बात के ऊपर मुकम्मल कायम हो गया है और अभी उसी थॉट को वो प्रोसेस कर रहा है। जैसे आप मेरे बारे में ये एक इरेशनल बिलीफ पैदा कर लो कि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। अब मैं आपको कह भी रही हूँ कि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट आप इस बात को मानने के तैयार नहीं हो क्योंकि आपके दिमाग में एक इरेशनल थॉट बैठा हुआ है। अभी मारिया आपने अगेन ज्वाइन किया, अब जरा गौर से सुनना, इरेशनल क्या है और रैशनैलिटी क्या है। इरेशनल है कि मैं एक रॉन्ग फिक्स बिलीफ के ऊपर कमिटेड हूँ और मैं इस सोच को लेके बैठी हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। ये मेरा एक बिलीफ है जो कि इरेशनल है। अब इस इरेशनल बिलीफ के नतीजे में मेरा जो एक्ट होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि मेरी सोच ही गलत है। अब उसमें मैं जितने थॉट लेके आऊंगी वो सारे नेगेटिव होंगे और जो मेरे एक्शंस होंगे एक्शन सेम उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जो मुझे मेरी लाइफ में जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि हमेशा आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके इरेशनल थॉट्स को हमने रैशनलाइज किस तरह से करना है। इरेशनल थॉट्स को हम लोग रैशनलाइज करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन से कि मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है। क्या मैं अपनी स्ट्रगल नहीं कर रही, क्या मैं अपना इनपुट नहीं दे रही हूँ, क्या मेरे सर्कमस्टांसेस जो है वो मेरी सपोर्ट में नहीं है। और अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या कुछ करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए आपको स्ट्रगल, आपको एफर्ट, आपको हार्ड वर्क, आपको स्ट्रेटजीज, आपको प्लानिंग्स करने की जरूरत है। जब आप इन सारी चीजों को अपनाओगी तो क्या आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती हो। तो फिर आपका आंसर होगा यस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकती हूँ। जब आपका ये थॉट यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, आपका वो रॉन्ग बिलीफ जो बना हुआ होगा वो आपका रैशनलाइज हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड अ रैशनैलिटी। और ये हम रॉन्ग फिक्स बिलीफ को चेंज करते हैं डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू। समझ आ गया आपको इसका पॉइंट। अब बात आती है व्हाट इज अ रियल कमिटमेंट। रियल कमिटमेंट जब हमने अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे इरेशनल थॉट्स को हमने रैशनलाइज कर दिया। अब बात है हमारी कमिटमेंट की। कमिटमेंट में हम एक इंसान के साथ में कमिट करते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में एक टाइम देना है, तुम्हें जो है वो एक टाइम एक स्पेस देनी है और वो वक्त तुम्हारे साथ में गुजारूंगी ताकि मेरी लाइफ का वो सारा सिनेरियो जो है वो बेहतर हो सके।
और आपकी रियल कमिटमेंट ही आपके लाइफ को और ज्यादा इम्प्रूव करती है। आपने अपनी कमिटमेंट से बिल्कुल भी हटना नहीं होता है, और कमिटमेंट में आपने दूसरे इंसान को चीट भी नहीं करना होता है। मैंने आपके साथ में कमिटमेंट की कि मैं 8:30 बजे जो है वो इस वेबिनार को स्टार्ट करूंगी, तो मैंने अपनी कमिटमेंट को फुलफिल किया और इस टाइम के ऊपर आपके सामने आके बैठी। दैट्स कॉल्ड अ रियल कमिटमेंट। अगर मैं ये आपको कमिटमेंट कर देती कि मैं जो है वो 8:30 बजे वेबिनार स्टार्ट करूंगी, बट मैं स्टार्ट 10 बजे करती हूँ, क्या आपके ख्याल में आपका मेरे ऊपर जो ट्रस्ट बना हुआ है वो उस तरह से कायम रह सकता? आपका मेरे ऊपर से ट्रस्ट होता? नो मैम। और अगर मैंने आपके साथ में कमिटमेंट की होती और अगर मुझे कोई इशू होता तो डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म करना होता। अगर मैं आपको इन्फॉर्म करती तो देन आपका जो है वो एक ट्रस्ट रहता। अब मैंने अपनी कमिटमेंट तोड़ी, अब आप सोचेंगे मैम ने हमारा जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपने कोई बात कही है तो आपने उसको फुलफिल करना है, तभी आपकी लाइफ की चीजें बेहतर होती। हाउ टू डील विद द पेनफुल मेमोरीज फॉर द पास्ट। आपकी लाइफ में एक पास्ट मेमोरी, एक ट्रॉमा जो आपको बार बार पेन को याद करवाता है। जब वो बार बार आपको आपकी सफरिंग याद आती रहती है तो आपके लिए वो बात ट्रिगर कर जाती है। आपको याद होता है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था। वो बाउंस वो आपको एक तकलीफ देती है, वो जख्मों से आपको एक आ मिलती है। आप जब जब रिकॉल करोगे आपको पेन मिलेगी। अब हम इसको किस तरह से डील करते हैं? मैम इस सूरत में फर्स्ट टाइम आपको इग्नोर किया जाए, नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा सीरियस नहीं लगेगा। अगर आपको इग्नोर कर दिया जाए, अ, मुझे नहीं पता जैना आप क्या बात कह रहे हो, हम इसको बाद में देखते हैं, पहले मुझे इस पॉइंट को क्लियर करने दो। अब आपने ट्रॉमा को कैसे हील करना होता है? रिकॉल योर ट्रॉमा, ये तो वैसे हम लोग अपनी थेरेपीज में करवाते हैं ईआरपी के थ्रू। अब ईआरपी क्या चीज है? ईआरपी में हम एक इंसान को उसका ट्रिगर, उसका ट्रॉमा, उसका फोबिया, उसके लिए पेनफुल मोमेंट जो उसकी लाइफ में उसको तकलीफ दे रहा है। अब वो किसी की डेथ हो गई है, कोई हादसा हो गया, उसकी कोई ट्रेजेडी है, कोई भी बैड एक्सपीरियंस जो उसके लिए ट्रॉमेटिक है, हमने उसको दोबारा से रिकॉल करवाना है। अब उसके वहां पे है तकलीफें, उसको है वहां पे पेन, वहां पे है उसको गिल्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दूसरे इंसान को मुझे चीट नहीं करना चाहिए था। अब हमने उसको री अगेन जब उसको करवाना है तो हमने उसको दो ऑप्शन देने हैं। अगर तुम ये सोचती हो तो क्या हो जाएगा, अगर उस इंसान ने तुम्हें ये बात कही थी तो तुम्हें हो सकता है उसने इस अंदाज में कही हो और तुमने उसको परसीव जो है वो गलत कर लिया हो, तो तब तुम क्या सोचोगी? अब उसकी वो सारे जितने भी इरेशनल बिलीफ होंगे वो हम उसको इमेजिन भी करवाते जाएंगे और साथ साथ में उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो रैशनलाइज करवा देंगे। जब एक इंसान का एक पेनफुल मोमेंट जितने भी उसके रॉन्ग बिलीफ रैशनलाइज हो जाएंगे, उस इंसान के लिए अब वो ट्रॉमा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। पेरेंट्स की डेथ होगी, वो ट्रॉमा, आपका साथी आपको छोड़ गया, आपका ट्रॉमा, आपकी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस हुए,
आपको जितने भी फोबियाज होते हैं, आपको जितनी भी एंजाइटी होती है, आपको ओसीडी तक लोगों को होती है, वो सब कुछ हम लोग ईआरपी के जरिए से लोगों को उनके सारे मसलों से निकाल देते हैं। अब वो इंसान जब जब उस तकलीफ को याद करेगा, उसके लिए वो चीज जरूर याद रहती है, लेकिन जो उसके फीलिंग्स उसके साथ में अटैच हैं वो उसकी खत्म हो जाएंगी। अब वो बिल्कुल भी नहीं रोएगा अपने ट्रॉमा को याद करके। अब उसके लिए वो चीज बिल्कुल भी ट्रिगरिंग नहीं हो, क्योंकि वो उसका ट्रॉमा हील हो गया होता है। द पावर ऑफ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस इन अ साइकोलॉजी। हम कहते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में एक ट्रॉमा को, एक बैड एक्सपीरियंसेस को आपने किया है, लेकिन अगर आप उसको याद करते हो तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप उस इंसान को माफ कर देते हो या उसको एक साइड पे कर देते हो, देन आपके लिए आपकी लाइफ एक रिलैक्सेशन हो जाएगी। मैं एक इंसान से बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि उस इंसान ने मुझे तकलीफ दी है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी डिवेल्प हो जाएगी। मैं उस इंसान से बदला लेना चाहती हूँ, अब मेरे दिमाग में थॉट्स आएंगी कि दूसरे इंसान को मैं कैसे बर्बाद कर सकती हूँ, मैं दूसरे इंसान को किस वे से हर्ट कर सकती हूँ, उसको कैसे मैं डैमेज करूंगी ताकि मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकूं। अब लेकिन अगर मैं एक इंसान को कहती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, माफ करने का मतलब है कि मैंने तुम्हें अपने दिल से माफ कर दिया। अगर तुमने मेरे साथ में गलत किया, सही किया, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब इससे क्या होगी कि मुझे जो है वो एक पीस मिलेगा, एक रिलैक्स हो जाऊंगी, मुझे एक पेन, एक तकलीफ जो मुझे महसूस हो रही थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको अपने दिल से माफ कर दिया। लेकिन अगर मैं एक इंसान से बदला लेना चाहूंगी तो डेफिनेटली उसमें मेरा वक्त भी लगेगा, मैं दूसरे इंसान को हर्ट करने की कोशिश करूंगी। अगर आप एक जिंदा जमीर रखते हैं तो आप किसी भी इंसान को हर्ट करके कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। और जब आप किसी को माफ कर देते हो, आपके दिल से एक बोझ खत्म हो जाता है और आप अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लग जाते हैं। हम रिलेशनशिप में पहले लोगों को उनको मुआफ करवाते हैं, मुआफ करवाने के बाद फिर उस इंसान को कहा जाता है कि अब आप अपनी लाइफ में दोबारा से अपने रिलेशनशिप को डिवेल्प करें। जी मैं मुना, आपका क्या क्वेश्चन है? आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हो। ईआरपी नहीं, ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी। मेमुना, आपने हैंड रेस किया हुआ है, अगर आपका कोई आंसर क्वेश्चन नहीं है देन मैं आगे इसको फर्दर प्रोसीड करूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, आगे फर्दर, हाउ टू हील योर ट्रॉमा। आपने पहले अपनी लाइफ को, उस पॉइंट को जो है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके साथ में जो होना था वो हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन। अब मैं अपनी जिंदगी में जो है वो आगे की तरफ बढ़ूंगा। और आपने उस लाइफ के इवेंट को, जो चीज आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड थी, उसको आपने रिलैक्स कर देना है। अगर आप फिर भी फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने साथ में बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे होते हैं, वो बार बार खुद को ये कहते हैं कि इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, वो अपने आप के साथ में बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं।
आपने बिल्कुल भी अपने साथ में हार्श नहीं होना है। हमेशा देखे, दूसरे जब इंसान गलती करता है तो हम उस इंसान को स्पेस देते हैं, उस इंसान को माफ कर देते हैं, या उस इंसान के साथ में हम लोग कहते हैं कि तुम जो है वो आसानी का मुआमला करो। सेम एज वेल आपने ये चीज अपने साथ में करनी। जब आप इस बात को अपने साथ में कर लेते हैं, तब आप अपने आप को माफ कर देते हैं। माफ अपने आप को भी करना है, अपने आप के साथ में भी आपने सॉफ्ट रहना है। जब आप अपने साथ में सॉफ्ट रहेंगे तो आपके ट्रॉमा आहिस्ता आहिस्ता रिजोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये था आज का हमारा वेबिनार। अब आप अपने आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी बोलो फातिमा। मैम, आपको आवाज आ जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने ये बताया कि जो इरेशनल थॉट्स होती हैं उनको रैशनलाइज करते हैं हम लोग, और उसके बाद उस को जो है ना मुआफ करना सिखाते हैं, और फिर वो मूव फॉरवर्ड होता है। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जिन लोगों को माफ करना पॉसिबल ना हो, या माफ करने से मुराद ये है कि अगर उन्हें माफ कर दिया जाए और आगे से फिर वही हरकतें करें कि जो आगे हमें जिंदगी में मूव ऑन ना करने दें, तो फिर क्या किया जाए? तो आपने अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना है। आपकी बाउंड्रीज का क्रिएट होना भी तो बहुत जरूरी है ना। जब आपको पता है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग मौजूद है वो टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक लोगों के दरमियान में आपने अपनी सराउंडिंग को क्रिएट करना होता है, आपने अपनी बाउंड्री को क्रिएट करना होता है। जब वो आपकी बाउंड्री क्रिएट हो जाती है ना, देन आप जो है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट होंगी तो आपके लिए वो बात बार 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 ट्रिगर होती रहती है। अब एक इंसान का आपको पता चल गया है कि ये पर्सन जो है वो मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, तो आपने उसको इतना अपनी लाइफ में शामिल होने देना है। उससे ज्यादा आप उसको ये बताओगे कि ये मेरी बाउंड्रीज है और आपने इससे ज्यादा मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। और रिजेक्शन का मतलब होता है कि आपने रिजेक्ट करना है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं तो करना। मिस, लाइफ क्यों ना हो, क्या? मतलब ये कोई लाइफ पार्टनर ही आपका क्यों ना हो, मतलब हस्बैंड या वाइफ का रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज आ जाए कि जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही हो और आपको आगे ना बढ़ने दे रही हो, तो फिर क्या किया जाए? अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हस्बैंड जो है वो टॉक्सिक होते हैं, वो बार बार अपनी बीवियों को ताने मारते रहते हैं, आपने फिर अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना है कि इस पर्सन की आदत है ताना मारना, तो इसकी बात को आपने वैल्यू नहीं देनी, आपने उसको इम्पोर्टेंस उसकी बात को नहीं देनी है। और जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी ना कि इस पर्सन की आदत है ताना मारना, तो बस फिर आपने उसको इग्नोर ही करना है और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते रहना। क्योंकि मूव ऑन करना जो होता है ना वो आपने खुद ही करना होता है। अब हम रिश्ते तो खत्म नहीं ना कर सकते हैं, हम रिश्तों को बिल्कुल भी नहीं खत्म कर सकते हैं, हमने उन्हीं लोगों के साथ में अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉपिंग स्किल्स दोनों का आना बहुत जरूरी है। ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर? अल्लाह, क्लियर हो गया। थैंक यू। ओके, सुपर। टीआरपी नहीं है, ईआरपी है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी। यहाँ पे जैनुल आबदीन का एक क्वेश्चन था कि अगर एक इंसान, पैशन को किस तरह से हम क्रिएट अपना सर्च करेंगे। पैशन को सर्च करने के लिए आपको देखना होता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी कौन सी स्किल्स है। लाइक मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे वे में लोगों को अपना पॉइंट कन्वे कर सकती हूँ,
एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ साइकोथेरेपिस्ट, मैं लोगों को बहुत अच्छे से काउंसल कर लेती हूँ। जितना मर्जी डिफिकल्ट पर्सन हो या चाहे जेलसी वाला भी पर्सन हो, मैं उसको भी अब डील कर पाती हूँ। बात समटाइम हो जाता है मुझसे, क्योंकि उसको कन्वे करने का मेथड अब मुझे आता है। ये मेरा पैशन है। अब ये मुझे जब मेरी अब इसमें मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। अगर वो स्किल्स मेरे फायदा मुझे दे रही हैं और उससे मैं और ज्यादा ग्रो कर रही हूँ, मुझे खुशी भी मिल रही है, मैं सेटिस्फाइड भी हो रही हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ये मेरा पैशन। आपको कोई टेक्निकल काम करके कोई खुशी मिलती है, आपको कोई स्किल्स को पैदा करके आपको खुशी मिलती है, आपको कहीं टाइम स्पेंड करके आपको खुशी मिलती है, आपको कहीं जॉब करके आपको खुशी मिल रही है, वो आपने खुद सर्च करनी है। आपने अंदर उसकी फाइंडिंग्स करनी है। और वैसे आपके अंदर स्किल्स मौजूद है। अगर आपके स्किल्स मौजूद है और आपका पैशन एक दूसरे के साथ में मिल जाए, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? गोल सेट करने के लिए सबसे अहम पॉइंट्स ये होते हैं कि आप अपने गोल्स की सेटिंग करते हो। सबसे पहले आप अपने शौक को देखोगे, अपनी स्किल्स देखोगे। स्किल्स को देखने के बाद आप ये चेक करोगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। लाइक कोई काम जिसको करके आपको उसमें कौन कौन से लोग सपोर्टिव होंगे, आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। जैसे एक इंसान एक काम करना चाहता है, उसको कोई शौक है किसी काम को करने का, एजुकेशन को हासिल करनी है। आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हो, आपने ये देखना है कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। उस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, तो उस तक पहुंचाने के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज है, आपके पास इनकम है, उतना पैसा है, कौन से लोग आपकी एजुकेशन में आपको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, आपके सीनियर्स, आपके पेरेंट्स। फिर उसके बाद आपके गोल सेट हो गए। अब आपका एक्शन होगा, और ये एक्शन कंटिन्यूअसली होने चाहिए। आपका बिल्कुल भी कोई डिले नहीं होना चाहिए। आप इसमें कोई डंडी कोई छुट्टी नहीं मारते हो। आपने चाहे आप 10% डेली बेस के ऊपर करें, बट आपने कंटिन्यूअसली इसको करते रहना है, और कुछ टाइम के बाद फिर आप सक्सेसफुल होगा। फिजिकल प्रॉब्लम किस तरह की? मारिया बानो, आप अपना वॉइस माइक ओपन करके भी इस क्वेश्चन कर सकती हैं। मैम एक्चुअली मुझे जो ये भी है मसले, तो मैंने इसलिए ये वेबिनार ज्वाइन किया कि मुझे भी समझ आए। समटाइम ऐसे होता है कि मैं मतलब क्योंकि मेरी एज बहुत कम नहीं है, 40+ है। तो मुझे ये है कि कोई काम मैं करती हूँ तो उसमें फिर मेरी फिजिकली जो मेरी थोड़ी सी है ना, वो मुझे बॉदर करने लगती है। मुझे थोड़ी सी ये बैकएक है और शैटिक पेन है। तो उस वक्त फिर आपका ना जो वो एक गोल का और एक जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी नहीं मतलब एक जो आपका टारगेट होता है, वो एकदम टूटने लगता है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि ऐसे लगता है कि जैसे घर को मैनेज करने के साथ कोई और काम अगर करना चाहें हम प्राइवेटली अपने लिए या अपने मतलब पार्टनर के लिए, तो उस टाइम फिर अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज हो तो उसको कैसे कोप अप करें उसको। बाज दफा अपने ऊपर इतने पैसे लग जाते हैं, बाज दफा मतलब। ठीक है मारिया, देखो आपको शिकाटिका एक आई थिंक वो है फिजिकल, ये मसला है, जोड़ों को ये पेन होती है।
तो अब जी, आप ये ये कमर देखो। से टांग में हाँ, होती है, कमर तो से टांग उसमें की ये तरह। होता है कि मुझे ज्यादा आइडिया है अगर देर इसका। खड़े रहे, और थोड़ा सा मुझे एज ए बेसिकली मैं टीचर हूँ, मैंने काफी अर्सा टीचिंग की, और मैंने छोड़ी भी इसीलिए थी कि मुझे ये पेन शुरू हो जाती थी। और फिर जब मैं घर आती थी तो घर बच्चों को देखना वो मेरे लिए मुश्किल होता था। लेकिन अब मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी स्टाइल है, तो मुझे घर में बैठ के डिप्रेशन इसलिए होता है कि मैं मतलब अपने आप को आइसोलेट फील करती हूँ। ठीक इस है। प्रॉब्लम की वजह से काफी सारी चीजें मेरी रह जाती हैं, तो जिसकी वजह से बाज दफा मुझे मोबाइल पे ही डिपेंड करना पड़ता है। तो जब लास्ट 2 इयर्स से मैंने मोबाइल यूज अपना ज्यादा किया, तो उससे मेरी आईसाइट भी वीक हो गई, और फिर सर में दर्द रहने लगा। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा ये जो ऑनलाइन सेल परचेजिंग होती है इसका काम किया था। उसमें हम्म। फिर इस तरह की वही मसले, मतलब एक किसी चीज पे ना, एक किसी चीज पे खुद से टिका नहीं जाता, मेरे साथ ये मसला है। क्योंकि आपका एक प्रॉपर एक एम ही ना है, आपका कोई गोल ही नहीं है। जब तक एक इंसान का गोल और एक एम ही ना होता है, वो इसी तरह से घूमता रहता है। वो एक काम करेगा, उसको कुछ देर के बाद छोड़ जाएगा, फिर दूसरे के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा, वो तीसरे के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। अब आपने एक पॉइंट के ऊपर किस तरह से रहना है। अब आप वो काम तो नहीं कर सकती हो जिसमें फिजिकली तौर पे आप इन्वॉल्व हो। फिजिकली तौर पे आप इन्वॉल्व नहीं हो सकती हो, लेकिन आप बैठ के करने वाले तो बहुत सारे काम कर सकती हो। अब ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन सेलिंग के अलावा 36 और काम है जो हम लोग कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकती हैं, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकती हैं। फिर इसके अलावा आप जो है वो मल्टीपल टीचिंग, यहाँ तक कि आप अपनी एज अ टीचर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। आप यानी कि अपने कोई फ्लायर बनवाएं, अपने फ्लायर्स बनवा ले, पोस्टर्स बनवा ले, जैसे अब मैं लोगों को वेबिनार कर रही हूँ, सेम इसी मेथड के साथ में आप 20 25 लोग 30 लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें ये बताएं कि मेरी ये स्किल्स है और मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ। आप एड बूस्टिंग कर सकते हैं, जितने आपके जानने वाले लोग हैं उन सबको आप बताएं कि मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। अगर कोई ऑनलाइन ट्यूटर चाहता है तो उसका मुझसे कांटेक्ट करवा दो। जब लोग आपको सुनेंगे, आपके बारे में जानेंगे, तो वो आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास अप्रोचिंग होगी, लोग आपको मिलेंगे और आप घर बैठ के बच्चों को पढ़ा सकती हैं। और आपका टाइम भी इंगेज हो जाएगा और आपका पैशन भी पूरा होता रहेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। कभी भी एक चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखे कि अगर आपका कोई गोल है तो उसमें आपकी फिजिकल इलनेस इशू तब करती है जब आप उसके बारे में एक्सेसिव सोचेंगे। मैं इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो बीमारी है ये बहुत तकलीफ देती है। मेरी खुद की खाला है, उनके भी ये पेन होती है, तो वो कहती है कि मेरी बैक साइड से पेन स्टार्ट होती है और मेरी नीचे पैर की उंगली तक जाती है, कि इतनी ज्यादा उनकी पेन होती है। जी और मैम, उनका काम ऐसा भी ही होता है। खड़ा। हाँ, उनका काम भी है, वो सैलून की ऑनर है, तो उनका तो काम भी सारा खड़ा होने वाला होता है। तो जी ऐसे ही है, आपने तो काम काम ढूंढना है नहीं होता। जो बैठ के किया जाए। ठीक है मैम। ओके, इसके अलावा किसी और का थैंक कोई यू, थैंक यू सो क्वेश्चन? मच। मेमुना का हैंड बहुत देर से रेस है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हबीबा, मैं ठीक हूँ। हाँ माशाल्लाह मैम, मेरा ये क्वेश्चन है पर्सनल कि आजकल की ये जो यंगस्टर की मदर है वो बड़ी तंग है। तंग इस वजह से है कि हम लोग मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हैं।
और हम्म। इतना यूज कर रहे हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो रही है इस मोबाइल की वजह से। इवन के पेरेंट्स के पास बैठ के टाइम नहीं दे रहे, वो बात भी हमसे कर रहे हो तो हम उनको इग्नोर करके अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। हम्म। तो ये जो दिन ब दिन नेगेटिविटी ज्यादा जा रही है, ये एक मेरा मसला नहीं है, सभी लोगों के साथ ही ऐसा मसला है। तो हम्म। हम इसको कैसे डाउन कर सकते हैं, कैसे इसको अपनी लाइफ में रिप्लेस कर सकते हैं? मैं बहुत बार कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है कि अपनी मसरूफियात में हम बिजी रहें जो पर्सनल लाइफ की हैं, लेकिन नहीं, हम उनको छोड़ के पहले इधर आ जाते हैं, इधर से 1-2 घंटा लगा के फ्रेश होके देन उधर चले जाते हैं। वो फिर रिपुश दिल करता है कि नहीं यार वो चीज देखनी है, फिर आ जाते हैं हम इधर। तो वो स्क्रॉल करना, कभी एफबी, कभी टिकटॉक, कभी यूट्यूब, इसके अलावा कभी और भी एप्लीकेशंस पे जाके दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो सारा टाइम हमारा जो बड़ा कीमती टाइम होता है वो इधर ही लग जाता है। और 1 घंटे के बाद पछतावा होता है कि यार इतना था, ये टाइम इतना ये हो गया, वैसे ही उधर फजूल में बैठ के जाया कर दिया दोस्तों के साथ। तो इसको कैसे रिप्लेस करें? आपके ख्याल में आपके वक्त की वैल्यू है? ऐसे ही आप इसको वैल्यूएबल समझती हो? नहीं समझते हम। नहीं समझती हो कि समझती हो? दोनों में लगा ले, कभी समझ रहे होते हैं, कभी नहीं भी। अगर आप समझ रही होती तो क्या आप इन कामों में अपना वक्त जाया करती? नो मैम, रियलाइज लेट होता है, लेकिन जब हम लोग देख रहे होते हैं तब रियलाइज नहीं होता। तो अगर आपको रियलाइज देर से होता है तो फिर आप इसको ओवरकम करने के लिए आपने कौन सी कोशिशें की? अब मतलब हम ये कहते हैं कि यार नहीं, मम्मा के साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम लगता है, उसके अलावा घर में देख लें कोई काम वगैरह है, वो देख लें, कर लें। फिर अगर वो कर लेते हैं फिर सुकून नहीं, फिर वहीं पे आके दिमाग अटक जाता है कि नहीं ये चीज ज्वाइन कर ले, ये चीज देख ले, यहाँ पे बैठ जाए। क्योंकि आपकी वो एडिक्शन है, आपकी वो हैबिट्स है। आपने अपनी अम्मा से बात करना अपनी हैबिट नहीं बनाई, बल्कि अपने मोबाइल को यूज करना अपनी हैबिट बनाई। अब आपको इसलिए बार बार वो पॉइंट्स याद आ जाता है कि मोबाइल मैंने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके दिमाग में अनकॉन्शियस में एक क्लियर रेडी है। मैं सुबह उठी हूं तो मैंने मोबाइल चेक करना है। ये मेरी एक प्रोग्रामिंग है। अब अगर मैं अपना मोबाइल नहीं चेक कर रही हूँ तो मतलब कि मैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रही हूँ। अब मेरे दिमाग ने तो जिस चीज को, अम्मा से अगर बात करना मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग होती तो मैं अम्मा से बात करती ना। मैंने तो प्रोग्राम किया ही मोबाइल को चेक करना है। अब आपने अपनी अम्मा के साथ में बात करने से पहले ये सोचना है कि मैं अगर मोबाइल को टाइम देती हूँ तो क्या इससे मैं अपने पेरेंट्स की वैल्यू को कम नहीं कर रही? क्या मेरे नहीं। पेरेंट्स वैल्यूएबल नहीं है मेरे लिए? क्या उन लोगों को मेरी जरूरत है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, या उन लोगों को मेरी जरूरत है जो मेरे साथ में मौजूद है? आपकी तकलीफ में कौन काम आता है? आपके वालिदैन आते हैं या आपका मोबाइल काम आता है? जाहिर पेरेंट्स ही आते हैं। सबसे पहले कौन काम आता है? मम्मा ही आती हैं। तो वैल्यू सबसे पहले आपने किसको देनी है? अपनी मदर को। तो जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी ना, आप कभी भी मोबाइल से ज्यादा अपनी माँ को वैल्यू दोगी, ना कि मोबाइल। मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी लाइफ में 3 साल लोगों को वैल्यू दी थी और अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं दी थी। मुझे कोई रात के 4 बजे भी मैसेज कर देता था तो मैं फौरन से उसके मैसेज का रिप्लाई कर देती थी। और अगर मेरी फैमिली मुझे कोई काम कह देती होती थी तो मैं कहती होती थी अच्छा मैं कर लूंगी, कर दूंगी। मैंने उनको प्रायोरिटी देनी, सारा सारा दिन लोगों के काम करती रहना, करती रहना। और जब मेरे ऊपर एक मुश्किल वक्त आया वो सारे लोग गायब थे, और सिवाय मेरी फैमिली के कोई पर्सन कोई स्टैंड नहीं कर रहा था। और तब मुझे मेरी फैमिली कह रही थी अब बुलाओ अपने दोस्तों को जिनके तुम रात के 4 4 बजे भी उठ के काम कर, और उनके पास एक से बढ़कर एक बहाना। हम ये नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है,
हम आ नहीं पाए, हम आ ना सके। यहाँ तक के मेरी ऐसी दोस्तें भी हैं जिन्हें मैं 7 साल से अपनी दोस्तें मानती हूँ, और जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, उन लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो 2 मिनट की कॉल कर। और ये चीज शो करने के लिए कि हमें तुम्हारी तकलीफ महसूस हुई है, मेरे उस स्टेटस के स्क्रीनशॉट को उसका लेके अपने स्टेटस के ऊपर लगा दिया, और आगे से मुझे ये कह रही है कि हमने दुआएं खैर करवा दी। हम्म। तो ये चीज तो लाइफ की है, आपकी सोशलाइजेशन। जबकि मैं ये जानती हूँ कि मेरे पास जब उस टाइम मेरी मदर की डेथ हुई थी, उस टाइम पे वो लोग जो मुझे जानते नहीं थे, मैं वो मेरे क्लाइंट थे या वो मेरे आर्टिकल्स को पढ़ते थे, वो 1 माह तक मुझसे मेरी मदर की ताज़ियत करते थे। तो प्रायोरिटी आप जिसको देते हो, जिनके लिए आप वैल्यूएबल होते हो, वो आपके काम आते हैं। आज आप अपने पेरेंट्स को नहीं दोगे तो पेरेंट्स कुछ देर के बाद आपको कहना छोड़ दें। हमें सब कुछ मिल जाता है माँ बाप ने। ऐसे। 3 मिनट रहते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन मैं उसको आंसर करती हूँ। माहिर नफ्सियात को काउंसलिंग या कैथारसिस की जरूरत होती है। माहिर नफ्सियात अपने जितने भी ट्रॉमास होते हैं उनको हील करते हैं। उसको पहले उसकी जो पेन होती है उसको खत्म करते हैं। वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। देन वो किसी इंसान को काउंसल करते हैं। क्योंकि अगर उनके अपने ट्रॉमा, लाइफ इवेंट्स, बैड एक्सपीरियंसेस हील नहीं हुए होंगे, तो दूसरा इंसान जब वो अपनी तकलीफ को बता रहा होगा तो उसके साथ में वो मारे नफ्सियात रोने लग जाता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग कॉन्ट्रा ट्रांसपेरेंस या ट्रांसपेरेंस की तरफ चले जाते हैं। कॉन्ट्रा ट्रांसपेरेंस क्या होता है और ट्रांसपेरेंस क्या है? जैसे आपका क्लाइंट आपके साथ में रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है, वो आपको कहता है कि आई हैव सम फीलिंग फॉर यू। अब आप उसको रिजेक्ट नहीं करते हो, और सेम वाइब्स, सेम इमोशंस आपके क्रिएट होने लग जाते हैं दूसरे इंसान के साथ में। तो वो चीज आपके लिए कॉन्ट्रा ट्रांसपेरेंस का बायस बन जाती है, और वो चीज आपको डिस्ट्रॉय करती है, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और नॉन प्रोफेशनल लोगों में ये चीज पाई जाती है। हमारे जब अपने ट्रॉमा हील हो जाते हैं तो हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। मैम, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जो आपका ये जी, वेबिनार है? जी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। थैंक यू। मारिया बनो, अच्छी बात है। आई इग्नोर माई सेल्फ। अच्छा मारिया, अगर आप अपनी जात को इग्नोर कर रही है ना, तो एक दिन आपकी फैमिली भी आपको इग्नोर कर देगी। फर्स्ट मैम, मेरे प्रायोरिटी। साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे फील हुआ कि इतना मैं अपने बच्चों के लिए, सबके लिए करती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। मुझे क्यों? डिप्रेशन ज्यादा इसलिए होता है कि हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं जब डाउन हो रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी को परवाह नहीं है, मतलब कुछ। जैसे घर में एक होता है, एक बॉन्डिंग होती है, तो वो चीज मुझे फील नहीं होती, उसमें कमी लगती है, तो फिर मुझे रोना भी आता है। डिप्रेशन होता है एक तरह का। और होती है कि बंदा जो है ना, शायद बस अल्लाह से ही, अल्लाह के लिए ही करे सब कुछ, किसी से उम्मीद ना रखे। ये पता है हमें मतलब तब हो। आजकल आजकल बच्चों से भी उम्मीद नहीं, मतलब आप कर सकते, बच्चे साफ मना कर देते हैं। मेरी मेरी यंग बेटियां हैं दो, तो वो साफ मना कर देती हैं कि ना, इस वक्त नहीं, हम कर सकते, हमने नहीं जाना, मतलब सम टाइम जैसे कहीं जाना है या कोई काम है, ऐसा मैं उनको कहूंगी तो बाज दफा तो बिल्कुल इनकार कर देंगी। आपने अपनी जात को खुद अहमियत नहीं दी है। अगर आप अपनी जात को खुद वैल्यू देती ना, तो आपकी बच्चियां कभी भी आपको इग्नोर नहीं करती। अपनी जात सबसे मैंने पहले होती है। हाँ, यही इनकी स्टडीज की वजह से, एक यूनिवर्सिटी में है, एक कॉलेज में है, तो मैं स्टडीज की वजह से इन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती थी कि